जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा क्या होती है, तारामंडल क्या होता है, नक्षत्र क्या होते हैं और नक्षत्र के आधार पर ज्योतिषी भविष्यवाणी कैसे करते हैं। किसी ज्योतिष के अनुसार भारत को कब परमाणु परीक्षण करना चाहिए या किस नक्षत्र के समय भारत को किसी अन्य देश जैसे पाकिस्तान, चीन पे आक्रमण करना चाहिए, ये सब इस वीडियो के में हम जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है, अर्थात कह सकते हैं कि असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अब एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? एक क्वेश्चन पूछता है, एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? तो एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, और जबकि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब क्या हैं? आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में क्या है? 100 अरब आकाशगंगा है। कितनी आकाशगंगा हैं ब्रह्मांड में? 100 अरब आकाशगंगा हैं। ठीक है, और एक आकाशगंगा में एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं या तारे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, तो पूरे तारों की संख्या कितनी हो गई? 100 × 100 अर्थात 10 की पावर 4 अरब। ठीक है, तारों की संख्या पूरे ब्रह्मांड में कितनी हो गई? 10 की पावर 4 अरब। ठीक है, अब आइए देखते हैं, जब सूर्य हमारे जिस आकाशगंगा में है उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, इसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। ठीक है, अर्थात सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं, इंग्लिश में उसे मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। और मिल्की वे का ही हिंदी वर्ड में ट्रांसलेट कर दिया गया है दुग्ध मेखला। अर्थात हमारी आकाशगंगा का कितने नाम हुए? 2 नाम। पहला मंदाकिनी याद रखना है, दूसरा दुग्ध मेखला, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, अब क्लस्टर किसे कहते हैं? ठीक है, जानेंगे क्लस्टर किसे कहते हैं। 3 आकाशगंगाओं को मिलाकर एक क्लस्टर बनता है। कितने आकाशगंगाओं को? 3 आकाशगंगाओं को मिलाकर एक क्या बनता है? क्लस्टर बनता है। ठीक है, अब हमारे क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं हैं। देखिए, पहला है हमारी खुद की आकाशगंगा, दूसरी से सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी है, और एक तीसरी अन्य आकाशगंगा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी, या ऑप्शन में रहेगा दुग्ध मेखला। ठीक है, इसे याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन करेगा कि हमारी आकाशगंगा से सबसे करीबी आकाशगंगा का क्या नाम है। ठीक है, तो आप देखिए, हमारे आकाशगंगा से ये आकाशगंगा दूर है लेकिन ये आकाशगंगा नज़दीक है, तो हमारे आकाशगंगा से सबसे नज़दीकी आकाशगंगा देवयानी है। अर्थात जो हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है। उसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि आकाशगंगा का आकार कैसा होता है। आकाशगंगा का आकार स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल। स्पाइरल का एग्जाम्पल स्प्रिंग जैसा होता है। देखिए, ये हमने फिगर बना रखा है, इस पर और यहाँ ऐसे ऐसे सब तारे रहते हैं। अर्थात ऐसे एक सरफेस ऊपर तारों का, इसे फिर उसके नीचे एक सरफेस तारों का, फिर उसके नीचे एक सरफेस तारों का, इसे स्पाइरल आकृति में ये तारे रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि सूर्य हमारी आकाशगंगा में कहाँ स्थित है। सूर्य हमारी आकाशगंगा में कहाँ स्थित है? तो सूर्य हमारी आकाशगंगा के सबसे बाहरी कक्ष में
स्थित है। ये सूर्य और आकाशगंगा की सबसे बाहरी कक्ष में स्थित है। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा कौन है? सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा कौन है? तो सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी जान लेते हैं, ये कितना नज़दीक है हमारे सूर्य से। यदि कोई वस्तु 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चले तो वह 2.5 साल में पहुंचेगी। समझिए कितना नज़दीक है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चले तो कितने दूरी में पहुंचेगी? कितने समय में पहुंचेगी? 2.5 साल में पहुंचेगी, अर्थात बहुत दूर है। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमसे अर्थात हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन है? देखिए एग्जामिनर कैसे बच्चों को फंसाता है, क्वेश्चन कर देगा कि हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन है। हम तो यहाँ पढ़ कर गए कि सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, वही दिमाग में घूमता रहेगा और वही मार के चले आएंगे। बाद में आंसर की आएगी तो माथा पकड़ के हम लोग क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, कहेंगे कि ओ ये तो मिस्टेक हो गया। ठीक है, हमने तो 90-95 सही करके आया, हमारा कट के नंबर 60 नंबर आ गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन पूछ दे कि हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो सबसे नज़दीकी तारा कौन होगा? सूर्य होगा, क्योंकि पृथ्वी तो इसी का चक्कर लगाती है ना। तो ये पृथ्वी हुई, तो इससे सबसे नज़दीकी तारा कौन हुआ? सूर्य होगा। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा ही है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो उत्तर देंगे सूर्य। यदि पूछेगा कि सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तब कहेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये बातें हमें और आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसकी दूरी तो आप लोग बता ही दी है कि आप जब कोई वस्तु 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चलेगी तो वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर 2.5 साल में पहुंचेगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सूर्य की स्पीड। सूर्य का चाल यहां लिखते हैं, सूर्य का चाल 250 किलोमीटर पर सेकेंड है। यह बहुत काहिल है, क्योंकि यह अपना चक्कर, काहिल मतलब आलसी। ठीक है, आलसी है, यह बहुत आलसी आदमी है, क्योंकि अपना चक्कर एक बार पूरा करने में 25 करोड़ साल लगाता है। कितना समय लगाता है? 25 करोड़ साल। अर्थात बहुत आलसी आदमी है। लेकिन यह आलसी आदमी कितना तेज चलता है ये भी जान लीजिए। यह 250 किमी पर सेकेंड की चाल से चलता है। कितना? 250 किमी, अर्थात 2 सेकेंड में बिहार पार हो जाएगा, 3 सेकेंड में यूपी पार हो जाएगा, 3 सेकेंड में राजस्थान पार हो जाएगा। ठीक है, इतना स्पीड से चलता है। फिर भी इसको अपना एक कक्ष का एक चक्र पूरा करने में 25 करोड़ साल लगेगा। ठीक है, पूछ देता है सूर्य का, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि सूर्य का चाल कितना है होता है, तो आप याद कर लेंगे 250 किमी पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखेंगे इस फिगर में तारामंडल किसे कहते हैं, एक तारामंडल में कितने तारे होते हैं और नक्षत्र में कितने तारे होते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ कल्पना करिए ये सूर्य है और सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे बाहरी कक्ष में स्थित है। तो ये देखिए यहाँ से कुछ दूरी पर, अर्थात कुछ दूरी का मतलब जानते हैं एस्ट्रोनॉमी में करोड़ों किलोमीटर, कुछ दूरी का मतलब करोड़ों किलोमीटर। कुछ सूर्य से कुछ दूरी पर 89 तारों का चमकता हुआ एक समूह दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। ठीक है, तारा क्वेश्चन में पूछता है तारामंडल में तारों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल सा, तारामंडल में तारों की संख्या कितनी होती है, तो तारामंडल में तारों की संख्या कितनी होगी? 89 होगी। कितनी होगी? 89 होगी। ठीक है, अब उससे कुछ कम दूरी पर 27 तारों का समूह होता है। ये 27 तारों का समूह होता है। ये 27 नहीं होगी, काउंट मत करिएगा, मैंने बस बना दिया है। ठीक है, 27 तारों का समूह होता है, उसे हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, और उससे कम दूरी पर
हमारा सौरमंडल होता है जिसमें सारे ग्रह, एस्टेरॉइड, उल्कापिंड सब रहते हैं, ठीक है। तो अब ये इसी नक्षत्र पे जो एस्ट्रोलॉजी होती है अर्थात ज्योतिष विज्ञान होता है, तो इसी नक्षत्र का अध्ययन करते हैं, तारामंडल का अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे ज़िंदगी पे तारामंडल का अर्थात इन तारों का असर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर है। सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर किसका असर पड़ेगा? आपके माता पिता का, आपके फैमिली का पड़ेगा। उसके बाद किसका असर पड़ेगा? आपके पड़ोसी का, ठीक है। वो आपका पड़ोसी आप पर पूरी नज़र रखता है, वो फलाना क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, चुगली करता है। उसी तरह ये नक्षत्र है, जो नक्षत्र है, ये तारे, ये हम लोग तो रहते हैं पृथ्वी में, मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन हम लोग पे नज़र रखते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 27 तारों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो ज्योतिष विज्ञान है बहुत पहले से आता है, बहुत पहले से जाना जाता है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि जब कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे, तो सारी गोपियां परेशान हो गई थी उनको देखने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने तब गोपियां परेशान होकर एक पत्र लिखी। तब गोकुल की गोपियां कृष्ण भगवान को पत्र में यही लिखती हैं कि नखद वेद ग्रह जोड़कर अधिकर अब सो बनत उसे खाए। अर्थात इसका अर्थ जान लीजिए, कोड भाषा में लिखी थी वो गोपियाँ, कोड भाषा में लिखी थी, क्योंकि जो डाकिया होगा वहाँ द्वारका कृष्ण भगवान का पत्र ले जाने के लिए वो पढ़ न ले, इसलिए कोड भाषा था। सिर्फ ये कृष्ण भगवान और गोपियाँ ही समझ पाती थी। देखिए, नखत का मतलब, देखिए, नखत वेदी ग्रह, ठीक है। नखत का मतलब नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4, ठीक है। इसके बाद ग्रहों की संख्या 2006 से पहले 9 थी, ठीक है। 2006 के बाद सम्मेलन हुआ, उसके बाद एक ग्रह को निकाल दिया गया और 8 ग्रह हैं सौर परिवार में 2006 के बाद, पहले 9 थी, ठीक है। अब इसे जोड़िए आप, 27 4 31 9 40, यहाँ तक हो गया। नखद वेदी ग्रह जोड़कर अधिकर मतलब आधा करो, आधा कर अब सो बनत उसे खाए। देखिए, आधा करिए क्या बन रहा है? यह 20 बन रहा है, 20। और 20 का मतलब जानते हैं क्या होता है? 20 का मतलब जहर, कोड भाषा में था। 20 का मतलब जहर, अर्थात वो लिखी थे कि आप वहां से द्वारका से नहीं आएंगे, द्वारका गुजरात में पड़ता है, द्वारका से नहीं आएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे? जहर खा लेंगे आपके याद में, ठीक है। कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। किस नक्षत्र में हुआ था? रोहिणी नक्षत्र में, ठीक है। और उनकी राशि क्या थी? वृषभ राशि थी, ठीक है, वृषभ राशि थी। इसलिए उन पे गोपियां क्या करती थी? बहुत ज्यादा मरती थी, ठीक है। उनके लिए क्या हो जाती है? पागल हो जाती हैं। वृषभ राशि होने के कारण उनको, कृष्ण भगवान को वृषभान प्यारे भी कहा जाता है। अर्थात जिस लड़के का जन्म रोहिणी नक्षत्र में, और यदि कोई लड़का वृषभान राशि का, वृषभ राशि का है और रोहिणी नक्षत्र में, किसमें? रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेता है, तो वो बहुत सुंदर होते हैं सब लड़के, और उनके लिए लड़कियां पागल हो जाती हैं, ऐसा ज्योतिष का मानना है, ठीक है। अब आप लोग इतना खुश मत हो जाइएगा कि अपने मम्मी पापा से जाकर पूछने लगिएगा कि हमारी राशि क्या है, हम किस नक्षत्र में पैदा। थोड़ा नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। नक्षत्र के बारे में 27 तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ये साधारणतः चंद्रमा के घूमने के कक्ष से संबंधित हैं। कक्ष अर्थात घूमने की, जो पृथ्वी की ओर चारों ओर परिक्रमा करता है, उस रास्ते से संबंधित हैं। ऋग्वेद में सूर्य को भी एक नक्षत्र माना गया है, ठीक है। ऋग्वेद में सूर्य को भी एक नक्षत्र माना गया है। अब भगवत पुराण के अनुसार देखेंगे
भगवत पुराण के अनुसार जो ये 27 तारे हैं अर्थात 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, यह दक्ष की पुत्रियां माना गया है। अर्थात दक्ष की 27 पुत्रियां हैं जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। और ये 27 नक्षत्र अर्थात दक्ष की पुत्रियां चंद्रमा की बीवी हैं, चंद्रमा की पत्नियां हैं। ठीक है, कहा जाता है कि चंद्रमा किसी एक पत्नी से ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके वजह से राजा दक्ष नाराज हो गए और उनको श्राप दे दिए। जो उन पे चाँद पे वो धब्बा सा दिखता है, वो धब्बा पड़ गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो वहाँ पे बहुत बड़ी खाई होती है जहाँ पे सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। चंद्रमा की सतह पे जो खाई है, सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे हल्का छाया सा दिखता है, अंधेरा सा दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद जान लेते हैं कौन कौन सी नक्षत्र अच्छी होती है। अब कुछ नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र आप लोग को बता ही दिए। रोहिणी नक्षत्र जिसमें कृष्ण भगवान जन्म लिए थे और कृष्ण भगवान का राशि वृषभ राशि थी। ठीक है, और वृषभ राशि वाले रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो वो बहुत स्मार्ट होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आती है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र, यह नक्षत्र किसी दुश्मन का विनाश करने के लिए बहुत सही है। ठीक है, इसी नक्षत्र में यह नक्षत्र विनाश करने के लिए मानी ही जाती है। ठीक है, कोई पुराना घर गिराना हो तो मघा नक्षत्र में गिराया जाता है, या कोई विध्वंसक जैसे विस्फोट करना हो या परमाणु परीक्षण करना हो तो मघा नक्षत्र में किया जाना चाहिए, तो अच्छा रहता है, कोई बाधा नहीं आती है। या मान लीजिए भारत को चीन पे या पाकिस्तान पे आक्रमण करना है तो भारत के लिए सब मघा नक्षत्र में यदि आक्रमण या युद्ध स्टार्ट करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, जीत की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। सबसे शुभ नक्षत्र कौन सी होती है? सबसे शुभ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होती है। सबसे शुभ नक्षत्र कौन होती है? क्या लिख दे रहे हैं हम? सबसे शुभ नक्षत्र कौन सी होती है? पुष्य नक्षत्र होती है। ठीक है, इसके बाद आगे की क्लासेस हम लोग कल देखेंगे, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो समझ में ना आए उसे कमेंट करिए, और जो भी हमारे में कमी हो वो हमें बताइए जिससे हम दूर कर सकें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।